दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल 10 संजय में। दोस्तों बस सीटेट के बाल विकास की सीरीज चल रही है जिसमें हम एक नई सीरीज से बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान किसे कहते हैं और इसके प्रकार से कंपलसरी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा भागनाशा, तनाव, कुंठा, मानसिक द्वंद, असमायोजन, थकान और आदत। उससे पहले हम देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान होता क्या है। सबसे पहले अगर बात करी जाए इसके जनक की, तो दोस्तों इसके जनक है C.W. बीयर्स। अगर आपसे ये पूछिए कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के जनक कौन है तो आपको बताना है C.W. बीयर्स। और इनके एक पुस्तक है ए माइंड that found itself। अगर आपसे ये पूछे ये वाली जो बुक है वो कौन सी सन में आई तो आपको दोस्तों बताना है 1908 में। अब मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान होता क्या हम इसको समझते हैं। देखो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ मन को स्वस्थ रखने वाला विज्ञान। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक विज्ञान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को स्वस्थ रखने के लिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की आवश्यकता होती है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की आवश्यकता अब एक नोट डाल के पढ़ते फिर मैं आपको पूरा समझाता हूं। देखो नोट में क्या होगा, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य मन को स्वस्थ रखने और रोगों को दूर करने के उपाय बताना। अब समझते होता क्या मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या होता है। देखो अगर वो ये पूछता कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के जनक कौन है तो आपको बताना C.W. बीयर्स। C.W. बीयर्स बताने के बाद एक बुक है इनकी, एक ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। समझे दोबारा, अगर वो ये कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के जनक कौन है तो C.W. बीयर्स बताना। अब उस C.W. बीयर्स की एक पुस्तक है जो मैंने अभी लिखी है यहाँ पर कि ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। अगर आपसे ये पूछे कि C.W. बीयर्स ने ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ कौन सी सन में लिखा है, 1908 में लिखा है।
अब मैंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है मन को स्वस्थ रखने वाला विज्ञान। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक विज्ञान की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार मन को स्वस्थ रखने के लिए विज्ञान की आवश्यकता होती है, यानी मानसिक विज्ञान। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखी मैंने, अगर वो ये पूछे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मन को स्वस्थ रखने और रोगों को दूर करने के उपाय बताना है। अब एक चीज़ और आती है यहाँ पर, अगर ये पूछे कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध किससे है, तो आपको बताना है अस्पताल में मरने वाले रोगियों से निपटना। अब मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान लाया क्यों जा रहा है? लाया इस वजह से जा रहा है कि अगर मान लेते अभी सर्दी हो रही है और सर्दी में अगर आप आइसक्रीम खाएं तो बीमार तो पड़नी पड़े, सिंपल सा फंडा है। अगर ये वाला जो विज्ञान है आपको उन चीज़ों के बारे में अवगत कराएगा कि जिससे आप बीमार ना हो और आपकी तबीयत खराब ना हो। मैंने ये बताया मन को स्वस्थ रखने और रोगों को दूर करने के उपाय बताना। अगर आपको ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ाया जा रहा है तो इस वजह से पढ़ाया जा रहा है कि जिससे आप किसी भी समस्या को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अब मान लेते अगर आप इस वाली ठंड में भी अगर फ्रिज का पानी पीते तो इसका मतलब आप 100% बीमार होंगे, लेकिन फ्रिज का पानी न पीकर आप गर्म पानी पीते हैं। अब ये गर्म पानी पीने की जो बात बताई है, ये किसने बताई है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है। और मानसिक स्वास्थ्य तब होगा जब हमें इनको पता चलेगा और रोगों को दूर करने के उपाय हमें पता चलेंगे। हम बीमार किस वजह से हो रहे हैं, उनको दूर किस वजह से करते हैं, ये सारी बातें कौन बताता है? ये वाला बताता है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के प्रकार। अगर एक व्यक्ति अस्वस्थ है तो वो क्या क्या हो सकता है? देखो, पहला होगा तनाव, दूसरा होगा भगनासा, नेक्स्ट होगा मानसिक द्वंद्व, नेक्स्ट होगा थकान, नेक्स्ट होगा समायोजन, नेक्स्ट होगा कुंठा, और एक लास्ट में होगा हमारा आदत। अब ये वाले हमें, अब ये जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है तो जिसमें हमको एक तो तनाव पढ़ना है, एक भगनासा पढ़ना है, एक मानसिक द्वंद्व पढ़ना है, एक थकान पढ़ना है, एक समायोजन, एक कुंठा और आदत। पहली बात तो ये सीटेट को छोड़ के अगर यूपी टेट और सुपर टेट की बात करें तो वो आपसे ये पूछेगा कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के जनक कौन है, तो आपको C.W. बियर्स बताने हैं। अब ये पूछेगा C.W. बियर्स की पुस्तक का क्या नाम है, तो आपको बताना ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ बताना है। अब उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि ये वाली पुस्तक C.W. बियर्स कौन से सन में लेके आए, तो आपको 1908 में बताना। अब आपसे ये पूछेगा सीटेट में कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान किसे कहते हैं, तो वह विज्ञान जो एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के उपाय बताता है, निरोग रहने के उपाय बताता है। किसको स्वस्थ करने के उपाय बता रहा है? मन को स्वस्थ रखने के उपाय बताने वाला। अगर ये पूछे शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और मन को स्वस्थ रखने के लिए दोनों की अलग अलग आवश्यकता होती है। अगर आपसे ये पूछे कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान सबसे पहले इसका मुख्य संबंध क्या था, तो अस्पताल में मरने वाले रोगियों से निपटना। अब अस्पताल में ज़्यादा लोग आ रहे, बीमार हो रहे, इसका मेन कारण क्या है, उस कारण को जानने के लिए किसको लाया गया? अब मान लेते हैं ये एक अस्पताल है, अब इस अस्पताल में डेली 100 मरीज आ रहे हैं। अब ये 100 मरीज में से 50 ठीक हो रहे हैं और 50 डेथ हो रही है उनकी। अब ये 100 मरीज आ किस वजह से रहे, इनके पास बीमारी कौन कौन सी हो रही है और बीमारी आने के मुख्य कारण क्या है, वो ये कौन पता लगाएगा। अब सपोज हमने 100 आ गए और 100 कल आने वाले, उससे पहले उन 100 रोगियों को हमने पहचान लगाई कि भैया ये बीमार इस वजह से हो रहे हैं कि रात में ये खुले में सोते हैं, तो क्यों ना हम 100 व्यक्तियों को छांव में सुलाएं, कमरे में सुलाएं, जिससे जो 100 आए 100 में से कम 50 तो कम होंगे, 50 आएंगे। तो ये जो व्यक्तियों को हमें पता लगाया जा रहा है कि ये व्यक्ति रोगी बन क्यों रहे, ये कौन बताएगा हमें?
देखो इसका एक सिंपल फंडा समझना, ये कोई इलाज नहीं कर रहा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, मैं पहले बता रहा हूं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान आपको उपाय बता रहा है कि आप बीमार हो किस वजह से रहे, आपके बीमार होने का मुख्य कारण है क्या, ये कौन बताएगा? आपको सही नहीं कर रहा है, दोबारा समझे, वो 2 ऑप्शन बना के देगा। अगर उसने ये बोला है कि अगर ये एक व्यक्ति ये बीमार हो गया है, अब इस बीमारी होने का कारण क्या है, ये कौन बताएगा? इसको दूर नहीं करेगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वो विज्ञान होता है जो आपके रोगी होने का कारण बताए। जनक कौन है? क्लियर है? अगर ये पूछिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का सबसे पहले संबंध कौन सा था, तो अस्पताल में मरने वाले रोगियों से निपटना। अब मरने वाले का मतलब ये नहीं कि उनकी डेथ हो गई है, डेथ होने का मतलब नहीं मरने वाले, मतलब ये कि वो बीमार पड़े हैं और डेली ना डेली उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। इसका मेन कारण क्या है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की हमें वो होना। अब इसमें क्या होता है? तनाव, भगनासा, मानसिक द्वंद, थकान, समायोजन, कुंठा, तनाव, ये आप लोगों ने नोट कर लिया, साफ कर दे। अब इधर देखते हैं, इसके प्रकार नोट कर लिए, हो गए। अब आते हैं विशेषताएं। अब यहां पर 2 विशेषता पढ़ेंगे। विशेषता मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की में हम इसको 2 भागों में बांटेंगे। पहली बांटेंगे एक अच्छे व्यक्ति की, अच्छे व्यक्ति का मतलब ये होता है कि वो स्वस्थ है। पहला, जीवन दर्शन निश्चित होना, आत्मविश्वास पूर्ण होना, निर्णय लेने की क्षमता होना, समायोजन का उच्च होना, संवेगों पर नियंत्रण होना, उद्देश्य और लक्ष्य निश्चित होना, परिस्थितियों या समस्याओं का सामना करने वाला होना चाहिए। अब उसके बाद इधर पढ़ेंगे हम अस्वस्थ व्यक्ति की। अस्वस्थ व्यक्ति की कौन सी होती हैं, थोड़ा समझेंगे। संवेगात्मक अपरिपक्वता,
आत्मविश्वास की कमी, परिवर्तनशील व्यवहार, जीवन दर्शन निश्चित न होना, समस्याओं से भागना, भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करना, जीवन में निश्चित लक्ष्य का न होना। अब समझना, ये वो लिखाई है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य रूप से, मानसिक रूप से परिपक्व बना दिया गया है कि आपको वो नहीं करना है। ये वो है कि जब हमने किसी व्यक्ति में ये वाली विशेषता पाई तो किसको लाएंगे हम? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को। जब हमें सबसे पहले हम इस व्यक्ति से मिले, इस व्यक्ति में हमने देखा ये वाली सब बातें हैं, फिर हमने इसको ये वाला विज्ञान पढ़ाया और ये पता लगाया कि ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है, आत्मविश्वास की कमी क्यों है, ये सारी विशेषताएं क्यों कर रहा है, फिर उसको पता लगाया मैं इसके द्वारा, फिर ये कौन सा बना दिया, ये वाला बना दिया। दोबारा समझे, अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी नहीं पता तो आप मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो किसकी जरूरत है आपको? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की। जब मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान हमने पढ़ाया और मैंने आपको यह बताया था कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है मन को स्वस्थ रखने के लिए उसके कारणों को जानना और निरोग करने के दूर उपाय बताना। अब हमने आपको यह बता लिया कि आप संवेगात्मक परिपक्वता, अपरिपक्वता का मीन्स होता है आप संवेगों पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते, जहां जरूरत नहीं वहां पर भी गुस्सा हो जाते हैं। मान लेते हैं आप पेपर देने गए, एग्जाम देने गए और एग्जाम में जिस टीचर की ड्यूटी पड़ी आप उसी से बढ़ गए तो क्या पेपर पास हो जाएगा? तो ये पता लगाने के लिए कौन सी कंडीशन में आपको, कौन सी जगह आपको संवेग प्रदर्शित करनी है, ये पता कौन लगवाएगा? हमारा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। आत्मविश्वास की कमी, आपको अपने जिस क्वेश्चन का आंसर आप बता रहे वो भी नहीं बता पा रहे हैं। परिवर्तनशील व्यवहार होना, कभी कहीं पर कुछ कहते हो, कभी कहीं पर कुछ कहते हो, कभी कहीं पर। जीवन दर्शन निश्चित नहीं होना। अच्छा, जीवन दर्शन क्या होता है? क्या होता है जीवन दर्शन? जीवन दर्शन क्या होता है? हमें ये तो पता हो कि हमें टीचर बनना है कि इंजीनियर बनना है कि साइंटिस्ट बनना है, क्या सरकारी रिजल्ट ही चेक कर रहे, चपरासी फॉर्म निकले, सफाई कर्मचारी को, आईएएस को, पीसीएस को, एसएससी, सीजीएल, जीडी, काई का भी फॉर्म निकला है, लेकिन पता जिना पड़ रही कि बनना का है। जीवन में निश्चित ही लक्ष्य ना पता चलना कि आईएएस बनना है कि पीसीएस बनना है, कि टीचर बनना है कि लेक्चरर बनना है। ना हो तो चलो बीएडी कर ले रहे, ना हो तो चलो बीटेक कर ले रहे, कुछ भी करना हो। ये सब कब होगा? जब उसका मन स्वस्थ नहीं होगा। अब उसका समस्याओं से भागना, थोड़ी सी समस्या आ जाए, जैसे कभी कभी आप लोग भी करते हैं, सीटेट का इतना बड़ा क्वेश्चन आया नहीं ना सर, इससे नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि समस्याओं से भाग जाना, भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करना। जब इनको पता लगा कि जब उसको एक अच्छा व्यक्ति बना दिया जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? जीवन दर्शन निश्चित होगा, आत्मविश्वास पूर्ण होगा, निर्णय लेने की क्षमता होगी। साहब बिल्कुल पहला तो पहला ही है। समायोजन का उच्च होना, किसी भी कंडीशन में ढल जाएगा। संवेगों पर नियंत्रण होना, उद्देश्य और लक्ष्य निश्चित होना, सब परिस्थिति समस्या उसका सामना करने वाला होना चाहिए। अब ये जो मान लेते हैं, जब एक व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है तो वो किसी भी कंडीशन में किसी भी लक्ष्य का सामना कर सकता है। लेकिन जब उसका अस्वस्थ व्यक्ति है तो ये कहलाएगा। क्लियर है? अगर वो आपसे ये पूछे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में एक अस्वस्थ व्यक्ति की विशेषता कौन सी, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि उसमें कोई ना कोई कमी जरूर होगी। वो कौन सा व्यक्ति कहलाएगा? और उसमें कोई कमी नहीं होगी, वो हर कंडीशन में अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करेगा, वो कौन सा कहलाएगा? अब मान लेते हैं मैंने आज आपसे ये बात बोली कि चलो आज आपका टेस्ट लेंगे। मान लेते हैं हमारी क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए, 100 में से 70 बच्चों ने बोला कि ठीक है सर आप टेस्ट ले। वो कौन से व्यक्ति हैं? स्वस्थ है।
और 30 बच्चों ने बोला कि नहीं सर आज नहीं कल टेस्ट लेंगे, वो कौन से व्यक्ति हैं? क्योंकि उनके सामने समस्या आई तो भाग गए। और फिर क्या होता, अब जो क्वेश्चन लेंगे, हम टेस्ट लेंगे 100 क्वेश्चन ले लेते हैं, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कम आएंगे, लेकिन डर तो नहीं होगा। लेकिन कितने बच्चों के दिमाग में डर है? 30 बच्चों के लिए। इसका मतलब वो कौन से? अस्वस्थ व्यक्ति। अब उनके डर का कारण जानने के लिए हमें किसको लाना पड़ेगा? क्लियर है? ये नोट कर ली, पूरा साफ कर दे। अब आता है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के पहलू। इसके दो पहलू माने गए दोस्तों। पहला होता है सकारात्मक पहलू। दूसरा कौन सा हो सकता है? नकारात्मक। तो दोनों साथ में चलते हैं ना। अच्छा, नकारात्मक पहलू और सकारात्मक पहलू दोनों कुछ डिफाइन हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? सकारात्मक कौन से होते हैं? सकारात्मक कौन कौन से पहलू हो सकते हैं? हाँ, अरे वाह, धन्य हो गए, आज आपने पॉजिटिव बता दिया। हाँ, सकारात्मक पहलू कौन से होते हैं? सकारात्मक पहलू जो अच्छा व्यक्ति है उसकी, अच्छा व्यक्ति, देखो लिख लेंगे थोड़े एक एक लाइन। इस पहलू के अंतर्गत एक व्यक्ति में अभी पढ़ाएंगे, निर्णय लेने और आत्मविश्वास की पूर्णता पाई जाती है। इस पहलू के अंतर्गत एक व्यक्ति में डर की भावना और आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। देखो, अब पहलू की बात करें, सकारात्मक पहलू वो पहलू होते हैं जो आपको किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। लक्ष्य तब प्राप्त होगा, एक तो आपको निर्णय लेने की क्षमता सही होनी चाहिए, और आप में सबसे बड़ी बात होती है कि आत्मविश्वास पूर्ण होना चाहिए। अगर आप कोई भी प्रश्न या आंसर बोल लें तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच और सही बोल रहा हूं, चाहे बाद में गलत साबित हो जाए, लेकिन जो भी आप आंसर दें या जो भी अपने विचार प्रकट करना है आपके अकॉर्डिंग एकदम राइट आंसर है। वो बाद में गलत हो जाए उसकी कोई बात की बात नहीं है, लेकिन जो हम प्रकट कर रहे हैं वो सही, एकदम सही है, बाद में कुछ भी हो, लेकिन जिस टाइम आप बोल रहे हैं उस टाइम पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि सब मैं ही ठीक हूं और कोई। अब इसके बाद एक तो निर्णय लेने के लिए, अगर आपको कोई भी निर्णय लेना है तो पीछे मन सोचिए, आगे मन सोचिए कि अगर मैंने ये वाला काम कर लिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। अगर कोई भी फैसला लेना है तो ऑन द स्पॉट हटाइए, ठीक। मान लेते हैं एक एग्जांपल, नकारात्मक पहलू के अंतर्गत क्या होता है कि जब इसके अंदर किसकी भावना होती है? डर की भावना होती है, और आत्मविश्वास तो बिल्कुल ही नहीं होता। इसका एग्जांपल देते हैं मोबाइल पर।
मान लेते हैं फ़ोन चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, फ़ोन चलाते हैं, उसके बाद आप इसमें चला रहे हैं व्हाट्सअप। अब व्हाट्सअप चलाने के बाद मान लेते हैं आपका सीटेट का एग्जाम आ गया, मम्मी पापा ने ये बोल दिया कि बेटा व्हाट्सअप को 20 दिन के लिए बंद कर दें, ठीक है। अब जैसे ही 20 दिन के लिए व्हाट्सअप बंद करने की बात आती है, स्कूल वाले ग्रुप में मेरा नंबर ऐड है, उस वाले कोचिंग वाले मेरा नंबर ऐड है, उस पे से नोट्स लेने हैं, पता नहीं नोट्स मैंने व्हाट्सअप इंस्टॉल कर दिया तो आएंगे नहीं आएंगे, किसकी भावना हो रही है हमारे अंदर? क्या पता कोचिंग वालों ने फॉर्म भरवा लिए या स्कूल वालों ने फॉर्म भरवा लिए, मुझे खबर ना मिली तो। यानी ना तो आप ढंग से निर्णय ले पा रहे, ना आप में आत्मविश्वास है, और आप में सबसे ज्यादा क्या भरा हुआ है, तो फिर आप एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति हो सकते हैं? क्योंकि जब हमारे अंदर डर की भावना होती है तो हम स्वस्थ हो ही नहीं सकते, तो वो कौन सा पहलू कहलाएगा? लेकिन जो मानसिक रूप से स्ट्रांग होता है वो ऑन द स्पॉट ही निर्णय लेता है, और किससे भरपूर होता है कि मैंने जो निर्णय लिया है वो सही लिया है, मेरे अकॉर्डिंग, अदर के अकॉर्डिंग नहीं। अब मान लेते हैं कि यहां पर जब भी मैं कोई निर्णय ले रहा हूं तो मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, मुझे स्वयं की परवाह है। अब स्वयं की परवाह होगी तो पॉजिटिव होंगे, जब दूसरों को ध्यान में रखेंगे तो कौन से होंगे? क्लियर है? नोट कर लिए? साफ कर दे। आप लोग आत्मविश्वास से भरपूर हैं? आप लोगों में आत्मविश्वास पाया जाता है? पाया जाता है, अभी पूछेंगे। अब इसके प्रकार में सबसे पहले हम पढ़ते हैं तनाव। अब इसके प्रकार पढ़ते हैं तो तनाव पढ़ते हैं। अभी आप लोगों ने बोला कि आत्मविश्वास भरपूर है, मूलचंद जी बिल्कुल आत्मविश्वास पूरा है। तनाव किसे कहते हैं? अच्छा एक बात ये बता, तनाव जन्मजात होता है अर्जित होता है? कैसा होता है? अर्जित। लिखते हैं अभी, बिना जूता खाए काम नहीं होता। तनाव से तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आना। तनाव हमेशा जन्मजात कहलाता है और दो प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। अभी बताएंगे, जिसको हम थकान भी बोल सकते हैं। अब जब तनाव से तात्पर्य तो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। अब तनाव आता क्यों है? देखो, जब एक व्यक्ति की कोई ऐसी आवश्यकता या इच्छा जिसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, उसमें तनाव उत्पन्न तनाव को एक जन्मजात प्रक्रिया माना जाता है। क्लियर है? अब एक और चीज लिखते फिर आपको पूरा समझाते हैं। अब ये आपसे ये पूछेगा, जैसे और लिख लीजिए पहले, एक व्यक्ति को भूख लगने पर उसमें
तनाव उत्पन्न होता है। अगर मान लेते एक व्यक्ति को भूख लग रही है और जब उसे भोजन न मिले तो स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा। अब इसके प्रकार की बात करें हम, कितने प्रकार लिख दे? 2। पहला होता है हमारा शारीरिक तनाव, और दूसरा होता है हमारा अच्छा, शारीरिक तनाव को हम आंतरिक लिख दें। शारीरिक तनाव को आंतरिक, शारीरिक तनाव को आंतरिक लिख दें। मानसिक को लिखेंगे आंतरिक। चलो आपकी मान ली, तो इसको बाह्य लिख दें, और इसको कैसा लिख दें? नहीं सर, शायरी को बोल सकते हैं। अंश बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल। अभी हमने ये बात क्वेश्चन पूछा है कि तनाव 2 प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक तनाव। शारीरिक तनाव को हमेशा हम बाह्य तनाव रखेंगे। जब भी हमें भूख लगेगी तो पूरे के चेहरे की रंगत उड़ जाएगी। रंगत उड़ जाएगी तो चेहरा दिखाई देगा, क्या हो गया, कैसे परेशान है, चेहरा दिखाई दे रहा। अब भूख लगने के बाद जब दिमाग में दर्द होने लगेगा तो आंतरिक का दर्द दिखाई तो दे नहीं रहा, वो कौन सा हमारा। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा सबसे खतरनाक तनाव, खतरनाक, नोट डाल के लिखे। मानसिक तनाव को सबसे गंभीर और खतरनाक तनाव कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है, अगर उसने पूछा है कि मानसिक तनाव से संबंधित या गंभीर तनाव से संबंधित अक्षमता कौन सी है, दिखाई दे रहा है? हाँ, अगर तनाव 2 प्रकार का पाया जा रहा है, शारीरिक तनाव और मानसिक तनाव, लेकिन गंभीर तनाव जो होता है, सबसे खतरनाक तनाव होता है, वो मानसिक तनाव होता है। और मानसिक तनाव से संबंधित जो व्यक्ति में बीमारी आती है वो कौन सी कहलाती है? डिस्थीमिया। ये बहुत ज्यादा पूछता है। अब समझे तनाव क्या होता है। बस आपको इतना समझना कि हमारी ऐसी कोई आवश्यकता जिसकी पूर्ति नहीं हो पाती है तो तब व्यक्ति में क्या उत्पन्न होता है? तनाव। यह हमेशा कैसी प्रक्रिया मानी गई है? जन्मजात मानी गई है। अब जैसे मैंने यहां पर लिखा, एक व्यक्ति को भूख लगने पर उसमें क्या उत्पन्न होगा? तनाव उत्पन्न होगा। मान लेते हैं आप लोग सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, समझना। अब जैसे ही सीटेट का पेपर नजदीक आता चलेगा आप लोगों में तनाव उत्पन्न होता जाएगा, पता नहीं सर क्या होगा, ये होगा वो। पेपर हो गया, पेपर होने के बाद रिलैक्स फील होगा, लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही सीटेट का रिजल्ट आएगा और किसी ने फोन करके कह दे रिजल्ट आ गया, फिर तनाव उत्पन्न हो गया। अब कैसा रिजल्ट आया, पास होंगे फेल होंगे, क्या होगा। अब उसके बाद सर्च किया रिजल्ट, उसके बाद यहां पर रोल नंबर डाल दिया और नीचे किसका बटन है? सबमिट बटन। सबमिट पर जो बटन पर क्लिक हो रहा है उस टाइम क्या हकीकत हो रही है? दिल की धड़कन धक धक धक। अभी उसी टाइम अगर आपसे कोई कहते एक बार रुक, अभी पहले रिजल्ट आ रहा, आज जैसे वो चक्कर घूम रहा है वो वाला देखें नेट वाला, हाँ, फिर दिल की धड़कन तेज। डायरेक्ट हमें ये नहीं चेक करेंगे कि हमारा ही खुल रहा है या दूसरे का, डायरेक्ट कहां पर जाएंगे? नीचे नंबर पे, कितने नंबर है? 95। रिलैक्स, क्या हो गया? पास। लेकिन उस टाइम हमारा तनाव तो 2 प्रकार का था ना, हमारा पूरा शरीर एकदम कपकपी हो रहा था, आंखें लाल पड़ रही थी और माइंड पूर्ण रूप से एकदम हाइपर हो रहा था। अब जैसे पास हुए 95, रिलैक्स, पास हुए। भगवान न करे आ जाए 29 नंबर, क्या होगा? ज्यादा बेइज्जती होगी, क्योंकि तनाव क्या, हमारी ऐसी आवश्यकता थी ना। अब हमारी आवश्यकता क्या थी? सीटेट को पाना। अगर सीटेट मिल गया
तो फिर तो खुश हैं। लेकिन शारीरिक तनाव थोड़ी देर के लिए आता है, थोड़ी देर के बाद चला जाता है। लेकिन अगर एक लड़के के 29 नंबर आ रहे हैं तो 2 या 3 दिन तक वो प्रेशर में रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेस में रहेगा, पता नहीं मैंने ये था वो था। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा है? उससे संबंधित क्षमता कौन सी है? तनाव। जिस व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति ना हो उसमें तनाव उत्पन्न होता है। कैसी प्रक्रिया? लॉक कर लिया, नोट कर ले, साफ कर दे। देखो मैं इनको आपको पढ़ा रहा हूँ, वो इनका एक स्टेटमेंट बना के देगा, बस आपको अर्थ समझना है। जब एक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु या किसी भी सिद्धांत को प्राप्त करना चाहता है, उसको प्राप्त करने में असफल होता है, तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? अगर उसकी ऐसी कोई आवश्यकता या इच्छा जिसकी पूर्ति नहीं हो पाती है तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? बस आपको इतना समझना है। क्लियर है? नोट कर, आगे चलते हैं। अब दूसरा था हमारा भगनासा। देखो समझना, इसका अर्थ किसी लक्ष्य या उद्देश्य से भाग जाना या दूर हट जाना है। अब समझना, देखो इसमें एक व्यक्ति की बहुत सी आवश्यकता या उद्देश्य होते हैं। जिनको वह प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में बार बार असफल होता है, तो वह उस लक्ष्य से दूर हट जाता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में यह अवस्था भगनासा कहलाती है। समझना, यानी जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, बार बार उस लक्ष्य को प्राप्त करने में फेल हो रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये आती है कि ये वाला लक्ष्य हमारे लिए नहीं बना, अब हम इनसे दूर हट जाते हैं। वो कौन सी अवस्था कहलाती है? लेकिन भगनासा होने का मेन कारण दो होता है। मुख्य कारण देखो, एक तो पहला हम लगाएंगे लक्ष्य निश्चित न होना। दूसरा लिखेंगे आत्मविश्वास की कमी।
और एक और लिख लेंगे हम लास्ट में, खुद पर विश्वास न होना। अब मान लेते हैं आप चाहते हैं कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब करूं। एक तो पहली बात ये होती है कि गवर्नमेंट जॉब करने के लिए एक तो आपको ये निश्चित पता होना चाहिए कि हमें बनना क्या है। अगर हमने पहले से ठान लिया कि हमें टीचर बनना है, फिर उसी क्षेत्र में निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो हम तुरंत कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि जब आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले तो खुद से वादा करना होता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। जो मैंने यहाँ पर भी लिखा है, खुद पर विश्वास होना, आत्मविश्वास की कमी होना। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जीवन लक्ष्य निश्चित ही नहीं है। आप कभी तो कहते हैं कि मुझे टीचर बनना है, कभी आप आईएएस का फॉर्म भर देते हैं, कभी आप एसएससी का फॉर्म भर देते हैं, कभी आप जीडी का फॉर्म भर देते हैं, कभी आप कुछ भर देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। यानी जब आप किसी एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयारी नहीं करेंगे तो बार बार आप उसको असफल रहेंगे प्राप्त करने में। आप अभी देख लेते हैं, मान लेते हैं अभी देखो सरकार क्या कर रही है, समझते हैं। थोड़ा आपके ऊपर एग्जाम्पल देके बताते हैं। अभी देखो केबीएस भी है, इधर रीट भी है जिन लोगों के पास है, इधर DSSS भी आ रहा है, शायद जनवरी में आ जाएगा, इधर उसके बाद टेट भी आएगा और फिर सुपर टेट भी आएगा। इसमें से कुछ लोग बीएड भी होंगे, जिन लोगों ने टीजीटी का फॉर्म भी भरा होगा और पीजीटी का भी फॉर्म भरा होगा। अब ये सारे जो एग्जाम है वो 3 से 4 मंथ में हो जाएंगे। क्लियर है? अब सभी स्टूडेंट, आप लोग भी, हर कोई स्टूडेंट ये चाहेगा कि किसी न किसी एक में तो हो जाए, किसी न किसी एक में, लेकिन ये दिमाग में नहीं रखेगा कि एक में हो जाए। अगर आपने मान लेते हैं आपने बीएड किया है तो आपको अच्छा, अगर आपकी सब्जेक्ट पे कमांड है तो आप एक ही पे फोकस करिए ना। लेकिन ना सोचेंगे सर टीजीटी में हो जाए, पीजीटी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, सर केबीएस पढ़ ले रहे हैं, रीटू हमने पास कर लो, रीटू दे भी जा रहे 25 फरवरी को, और DSSS हो जाए, और फिर ऊपर से टेट आ जाए। सर पहली बार नंबर कम रह गए ना कि 51 है, 91 नंबर है, तो सोच लो अब की बार 110 आ जाए तो टेट को फॉर्म भर दो। केबीएस की तैयारी चल, उधर से सुपर टेट आ गए 97,000। सर इधर भी सोच रहा हूँ फॉर्म भर रहा हूँ, इधर भी सर मैंने भर दिया। मतलब क्या बनना चाहते हैं, किस में जॉब लेना चाहते हैं? अब ये इसका भी एग्जाम दिया, बेकार हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, सबके बेकार हो गए। अब आप फेल हो गए सारे एग्जामों में, तो क्या आप दोबारा से तैयार करने के लिए तैयारी करेंगे ना? आप ये सोचेंगे भाई मेरी जॉब लगेगी, नहीं, क्योंकि आप असफल इसमें हो रहे हैं क्योंकि आपने कोई लक्ष्य उद्देश्य निश्चित ही नहीं किया। अगर इतने सारे फॉर्म आ रहे, सबके लिए 4 महीने मिले, तो किसी एक को टारगेट कर लो ना कि मान ले तो मुझे केबीएस ही देना है, केबीएस में आप बिल्कुल फोकस करिए। मुझे सिर्फ रीट ही देना है, सर कुछ भी हो जाए, मुझे DSSS ही देना है, सर मुझे सुपर टेट ही देना है, या टीजीटी देना है, पीजीटी देना है। पहले निश्चित तो कर लीजिए, जब निश्चित हो जाएगा तो उसकी तैयारी करेंगे, तब आप असफल होकर गए तो मानते हैं। लेकिन असफल होने का मेन कारण क्या होता है कि इन सब में फेल होते जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम अपने आप से दूर भाग जाएं कि भैया मेरी जॉब लगने की वाली बात नहीं, मैंने मेहनत बहुत करी, तो मैंने मेहनत नहीं की। एक कहावत सुनिए, ऊंट के मुंह में जीरा। आपने सबको 10-10 मिनट टाइम दे दिया, लेकिन किसी एक को 60 मिनट नहीं दिए। अगर किसी एक को 60 मिनट दे देते तो आज ये वाली कंडीशन होती नहीं और हम किसको प्राप्त कर लेते। और जब हम लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होते हैं और दिमाग में ये वाली बात आ जाती है कि भैया ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है, अब दूर से बाहर हट जाना है, कहलाना उच्च लक्ष्य से हम दूर हट जाते हैं, भाग जाते हैं। वो साइकोलॉजी के क्षेत्र में क्या कहला रही हमारी, जिसको मैंने अभी बताया। और भागना सा जन्मजात होती है, अर्जित तो हमेशा ध्यान रखिएगा जन्मजात होती है। और साइकोलॉजी में एक और इसका दूसरा नाम है बहाने बनाना। अब बहाने व्यक्ति कब बनाता है, जब उसमें ये वाली बात होती है, आत्मविश्वास की कमी होना। अगर मान लेते हैं बहुत से लोग क्या होते हैं कि एक बार आपने सीटेट की तैयारी 6 महीना ढंग से कर ली और तब भी आप 2 नंबर से फेल हो गए। अब ना साहब, पहली बार इतनी तैयारी कर लिया, अब ना होगा मेरा पहली पता, फिर कौन बन जाते हैं, देवदास बन जाते हैं। किससे भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ी मुश्किल से तो लाइन पे लेके आए, अब उनके मन में दोबारा नहीं हो तो फिर का बनाएंगे बहाने। हाँ साहब मेरे तो मन ही ना सीटेट देवे को, तो घर वाले जबरदस्ती दिलवा रहे। अगर तुक्का तो पास है जा, मेरे तो जहनम ही भर रहा हूँ सीटेट, मैं तो सीटेट काजी बनूँ, ये कौन सी अवस्था कहलाती है।
कौन सा? लक्ष्य या उद्देश्य से भाग जाना या दूर हट जाना क्या कहलाता है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? दोनों ठीक है? आगे चलते हैं। नोट कर लिया? ओ अब उसके बाद आता मानसिक द्वंद्व। अब मानसिक द्वंद्व किसे कहते हैं, थोड़ा इसको समझना। देखो, द्वंद्व से तात्पर्य किन्हीं दो लक्ष्यों में मतभेद होना है। इसमें एक व्यक्ति को एक ही समय पर एक साथ दो लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। ये दोनों लक्ष्य उसको बहुत प्रिय लगते हैं, लेकिन इन दोनों लक्ष्यों में से किसी एक लक्ष्य को छोड़ना उसकी मजबूरी बन जाती है। अर्थात किस लक्ष्य को छोड़ा जाए और किसको स्वीकार किया जाए, मनोविज्ञान में इस अवस्था को मानसिक द्वंद्व कहते हैं। समझना इसको, कॉन्सेप्ट के लिए समझना। देखो, मानसिक द्वंद्व क्या कहलाता है कि पहले तो एक बात एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है, अब इसने दो लक्ष्यों को प्राप्त एक साथ कर लिया है, एक ये वाला लक्ष्य और एक ये वाला लक्ष्य। पहले तो हमें जॉब मिल नहीं रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मिल ही नहीं रही, लेकिन मिली तो आप लाइफ में जो बनना चाहते थे, मान लेते हैं एक तो आपका एग्जांपल ये था कि सर मैं पीजीटी का लेक्चरर बनूं, दूसरा से ये था कि सर सुपरटेट में प्राइमरी में घर के पास ही जॉब लग जाए। अब एक लक्ष्य तो ये था सुपरटेट पास हो गया और घर के पास जॉब लग गई, इसकी सैलरी है 48,000। एक उसी टाइम पे टीजीटी क्लियर हो गया और ये आपकी जॉब लग गई आजमगढ़ में।
और इसकी सैलरी है 62,000। इससे कितनी ज़्यादा है? 24,000 ज़्यादा है। अब बात यहां पर दो कंडीशन होंगी आपके पास में कि मानसिक द्वंद्व समझना होता क्या है। पहले तो हमें प्राप्ति नहीं हो रहा था, दो लक्ष्यों में मतभेद है, एक व्यक्ति के एक ही समय में एक साथ दो लक्ष्यों की प्राप्ति होना, लेकिन दोनों प्रिय है, प्राइमरी प्रिय टीजीटी लक्ष्य उसका सपना था, लेकिन अब वो एक्सेप्ट किसको दे, किसको ज्वाइनिंग करे। बात यहां पर ये होती है, अगर प्राइमरी को घर के पास की को जॉब करेगा तो सैलरी कितनी बननी है? 48,000। तो दिमाग में खुश होकर ये होगा कि ठीक है घर के पास ही जॉब है, लेकिन तभी दिमाग में ये आएगा टीजीटी का लेक्चरर और सैलरी कितनी उसकी 62,000 है, तो एक महीने में कितना ज्यादा जा रहा हमारा? 24,000 ज्यादा जा रहा। अब वो टीजीटी का करता है कि भैया टीजीटी की 62,000 की ज्वाइनिंग कर लूं, तो फिर घर की याद आती है कि यार घर छूटेगा। अब किसको जुड़े? अगर हम 62,000 की को ज्वाइनिंग करते हैं तो कौन छूट रहा है? अगर प्राइमरी को ज्वाइनिंग करते तो एक महीने में कितने का घाटा जा रहा है? अब किसको छोड़ें और किसको एक्सेप्ट करें? ये कंडीशन साइकोलॉजी में क्या कहलाती है? यानी जब आपके सामने कोई दो एक जैसे लक्ष्य मिल जाए, उन दोनों में से एक को छोड़ना आपकी मजबूरी हो जाती है, वो अवस्था क्या कहलाती है हमारी? 14 कर ले लो, ठीक है। 14 कम मान रहे? 14 कम मान रहे हैं? शिक्षा मित्रों से पूछ के देखो, आज 10,000 रुपये में जॉब कर रहे हैं बेचारे, ठीक। अच्छा पहले लेके बेटा, जब किसी व्यक्ति के साथ दो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, एक को छोड़ना उसकी मजबूरी हो जाती है, तो वो अवस्था कौन सी कहलाती है हमारी? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थकान, समायोजन, कुंठा और आदत। के लिए समझ में आया? समझ में आया? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।